नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के बजट 2022 एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज यानी कि 1 फरवरी 2022 को हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यूनियन बजट पेश किया है उसके हाइलाइट्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसमें क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए, ये सभी जानकारियाँ आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित, बजट से संबंधित सारे सवाल आपके यहाँ से हल हो जाएंगे। और जनरल इंटरेस्ट के लिए भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनियन बजट होता क्या है? देखिए, बजट किसी भी देश का एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है। दुनिया का हर देश ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है। उसमें वो देखते हैं कि कितने पैसे आए यानी कि रेवेन्यू और कितने पैसे खर्च हुए यानी कि एक्सपेंडिचर। ये कार्यवाही हर फाइनेंशियल ईयर के लिए करी जाती है। कई देशों में फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। भारत के हर बजट में 4 तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं जिन्हें आप अभी समझ लीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है अगले फाइनेंशियल या फिस्कल ईयर का एस्टीमेट, तो इसे हम कहते हैं बीई, बजट एस्टीमेट। इसका मतलब यह है कि 2022-2023 यानी कि अभी 2 महीने बाद जो नया साल शुरू होगा 1 अप्रैल से, उस साल में क्या एस्टीमेट लेकर हम चल रहे हैं बजट का। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस बजट से हमें सामने आता है। इसके लिए सभी उत्साहित रहते हैं कि अगले साल सरकार का कितना खर्चा होगा, कितने रेवेन्यू रिसीट्स होंगे, एटसेट्रा। फिर कुछ और टर्मिनोलॉजी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, आज से 1 साल पहले जो बजट आया था यानी कि 2021 में, उसमें 2021-22 फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है, ठीक है, और 2 महीने बाद जो साल खत्म हो जाएगा, उसके लिए कुछ एस्टिमेट किए गए थे, तो वो भी बजट एस्टिमेट है। लेकिन अब क्या है कि 10 महीने हो चुके हैं, जनवरी तक के आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं, तो उस एस्टिमेट के साथ साथ ही एक रिवाइज्ड एस्टिमेट RE भी लिया जाता है। तो ये RE शब्द भी आपको बार बार लेक्चर में देखने को मिलेगा। सो दिस RE विल बी फॉर 21-22 फाइनेंशियल ईयर, ओके। और 2020 यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर, जिसके कंप्लीट आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। ये फाइनेंशियल ईयर वो है जो मार्च 2021 में समाप्त हो गया था। उसके एक्चुअल आंकड़े अब हमारे पास हैं, तो वो लिखा जाता है एक्चुअल यानी कि वास्तविक आंकड़े। तो उसमें कोई एस्टिमेट नहीं है, अब हमारे पास फाइनल आंकड़े आ चुके हैं। तो ये एक्चुअल्स, ये भी आपको बजट में मेंशन मिलेंगे। बजट एस्टिमेट क्या था पिछले साल के बजट में जो सरकार ने प्रस्तुत किया था, अभी 10 महीने बाद उसको कैसे रिवाइज किया जा चुका है, यानी कि कैसा काम चल रहा है पिछले 10 महीनों से। और अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2022 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उस वित्तीय वर्ष के लिए हमने क्या एस्टिमेट लिए हैं, ये भी BE23 के नाम से आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। पिछले 4 बजट उन्होंने ही प्रस्तुत किए हैं, 19, 20, 21 एंड दिस वन वाज हर 4th बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारों के अधीन प्रस्तुत किया गया ये 10वां बजट था, जिसमें से 2019 वाला इंतरिम बजट भी शामिल है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे इस तरह से बनाया है कि आपको रिविजन में काफी मदद मिलने वाली है। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 फरवरी तक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है हमारे कोर्सेज पर। नॉर्मली 10% डिस्काउंट होता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केवल आज और कल के लिए 20% डिस्काउंट रखा गया है। सो यूज द कोड महिपाल एंड गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल दी कोर्सेज विच आर 1 ईयर अबाउ वैलिडिटी। ऐसा कोर्स जो UPSC में GS ऑप्शनल सबकी तैयारी करवा देगा, प्लस कॉम्बो कोर्स, ये आपको 50,000 से भी कम प्राइस में अवेलेबल होगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है, 1 साल का कोर्स, क्लासेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, वर्ड बजट ये आता है फ्रेंच भाषा से। तो फ्रेंच भाषा में एक शब्द होता है बुगेट, जिसका लिटरल मीनिंग होता है एक लेदर बैग। एक्चुअली जब बजट प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई तो पहले इस प्रकार के लेदर बैग्स के अंदर बजट को प्रिंट करके मंत्री लाया करते थे। तो ये परंपरा इंग्लैंड से शुरू हुई थी। प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे विलियम ग्लैडस्टोन, उन्होंने ये परंपरा शुरू करी थी। ग्लैडस्टोन के सम्मान में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 150 सालों तक बजट इसी ओरिजिनल ब्रीफ केस में लाया गया। अब 150 साल बाद ये इतना खराब हो गया बक्सा कि इसे 2010 में इन्हें रिटायर करना पड़ा। तो भारत में भी इस प्रकार के लेदर ब्रीफ केसेस में लाया जाता था ट्रेडिशनली, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने ये परंपरा चेंज करी 2019 में। इन्होंने इस बजट डॉक्यूमेंट्स को एक लाल रंग के कपड़े में लपेट कर लाना शुरू किया 2019 ऑनवर्ड्स, और ये एक बही खाता के रूप में लाती हैं इसे।
जैसा कि ट्रेडिशनली भारत में व्यापारी बही खाता इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब किताब में, तो लाल रंग के कपड़े में या लाल रंग के रजिस्टर्स में उसका इस्तेमाल करते हैं। 2021 में पहली बार बजट कागज पर नहीं बल्कि एक डिजिटल टैबलेट पर पढ़ा गया। ये भी एक नई परंपरा, नई शुरुआत थी। हालांकि इस टैबलेट को भी ये इस लाल रंग के केस में लेकर आई थी, विच लुक्ड लाइक अ बही खाता। इस साल का बजट पेश होने से पहले कुछ मेजर कंसर्न्स भारत की इकोनॉमी में या बजट से संबंधित जो अटकलें लगाई जा रही थी उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे मेजर था भारत की सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट गोल। देखिए, पिछले साल के बजट में भारत सरकार ने टारगेट रखा था कि 1.75 लाख करोड़ रुपीस कमा लेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करके या फिर उन्हें बेचकर, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। दिसंबर 2021 तक केवल 9,240 करोड़ रुपए ही सरकार के पास आए थे बाय द सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब ये पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। पिछली साल ये 9.5% था फिस्कल डेफिसिट और इसे 6.8 तक लेकर आना है। तो इस टारगेट को अचीव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन टारगेट अचीव करने के लिए कोशिशें आखिरी के 3 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी। हालांकि LIC का IPO अगर आ जाता है टाइमली तो फिर इसमें से काफ़ी बड़ा टारगेट वही अकेला अचीव कर जाएगा। लेकिन एक फ्रंट पर सरकार को काफ़ी खुशखबरी मिली, वो ये कि जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था वो अचीव हो जाएगा। देखिए, 21-22 में टारगेट रखा गया था 22 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन का, जिसमें से दिसंबर तक ही 19 लाख करोड़ हो चुके हैं। तो एक क्वार्टर अभी बाकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आराम से ये टारगेट तो अचीव हो जाएगा। तो थोड़ा सा उस तरफ से मदद मिल जाएगी। बजट 2022 के पहले कुछ पुरानी परंपराओं में इस बार बदलाव किया गया। हलवा सेरेमनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है वो इस बार नहीं किया गया। हलवा सेरेमनी क्यों होता है? देखिए, जो इस बजट को तैयार करते हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ घर नहीं जाते, कुछ हफ्ते तक वहीं रहते हैं, कुछ दिनों तक वहीं रहते हैं मिनिस्ट्री में, ताकि बजट डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं हो जाए। तो वहाँ पर एक हलवा बनाया जाता है जब ये काम पूरा हो जाता है बजट बनाने का, लेकिन इस बार ये नहीं किया गया ड्यू टू कोविड। तो ये एक छोटा सा बदलाव था। और बजट प्रस्तुत करने के लिए निर्मला सीतारमण जी जब सबसे पहले वित्त मंत्रालय से निकलती हैं सुबह, तो पार्लियामेंट जाने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर एक बार प्रेसिडेंट से मिलने जाते हैं। पिछले सालों की तरह इस बार भी निर्मला सीतारमण जी के हाथ में ये लाल रंग का ब्रीफकेस हमें देखने को मिला। इसी के अंदर टैबलेट था। बाय द वे, भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर बदलते रहते हैं। तो इस वक्त एज ऑफ 2022 फरवरी हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, ये है डॉक्टर भगवत कराड़ और श्री पंकज चौधरी। तो ये जूनियर मिनिस्टर्स हैं, MOS है, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। ये है भगवत कराड़ और ये है पंकज चौधरी जी। तो फाइनेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति से मिलने जाती हैं, एक शिष्टाचार भेंट होती है कुछ मिनट की, चाय वाय पीते हैं और उसके बाद सीधा पार्लियामेंट आ जाते हैं, जहां पर 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता है। आज से कुछ साल पहले तक बजट शाम को प्रस्तुत होता था ड्यू टू द ब्रिटिश टाइम पीरियड्स, वहाँ से जो परंपरा चली आ रही थी, लेकिन उसको बदलकर अब हमने सुबह 11 बजे इसे प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में शुरुआत में अमृत काल का जिक्र किया गया। तो ये अमृत काल क्या है? पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के दिन इसका जिक्र किया था। ये अमृत काल सरकार कह रही है कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, यानी होने वाले हैं 2022 में। यहाँ से लेकर अब जो 100 ईयर्स होंगे, यानी कि 2047 ईयर जो आएगा, ये 25 साल अमृत काल है। सो दिस 25 ईयर पीरियड इज बीइंग रेफर्ड टू एज अमृत काल। तो अमृत काल वैसे हिंदू धर्म के अंदर जो है एक शुभ मुहूर्त होता है और उसी के अनुसार इसे अमृत काल कहा जा रहा है। तो ये अमृत काल जो है ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है और 75 से 100 तक जो इंडिया का डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट है उसी के संदर्भ में बजट काफ़ी बार जिक्र करता है। सबसे पहले भारत की GDP वृद्धि दर की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो ये इकोनॉमिक सर्वे में कल मेंशन कर दी गई थी। तो भारत के इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि इस साल यानी कि 21-22 की GDP ग्रोथ रेट रहने वाली है 9.2%, विच इज़ अमंग द हाईएस्ट अमंग ऑल द मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज। अब ये IMF के फोरकास्ट के भी आसपास ही है, क्योंकि IMF ने भी 9.0% ग्रोथ रेट कहा है। तो भारत सरकार भी यही कह रही है और अगले साल यानी कि 22-23 में ये ग्रोथ रेट थोड़ी सी नीचे आएगी, 8.8 to 8.5% के बीच में ये रहने वाली है, 8 to 8.5%। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्यों है कि भारत सरकार कह रही है कि इस साल ग्रोथ रेट ज़्यादा है और अगले साल ये कम क्यों होगी? भाई, आमतौर पर देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो वृद्धि दर भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार पहले से ये कह रही है कि इस बार वृद्धि दर ज़्यादा है और अगले साल ये कम होने वाली है? इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप कमेंट में दे सकते हैं तो मुझे बताइएगा। जनवरी 2022 के GST के आंकड़े भी रिसेंटली आए, तो सरकार ने आज ही इन्हें अनाउंस किया था। तो 1,40,000 करोड़, ऑलमोस्ट 1,41,000 करोड़ रुपीज़ GST कलेक्ट हुआ है जनवरी में, जो आज दिन तक का हाईएस्ट है। तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी बहुत तेज़ी से रिकवर कर रही है आफ्टर द सेकेंड वेव एंड इवन ड्यूरिंग द थर्ड वेव। आइए अब एक बार बजट के मैक्रो आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं। तो मैंने आपको 4 तरह के आंकड़ों के बारे में पहले ही बता दिया है। तो अभी आपको याद क्या क्या रखना है? देखो, याद डायरेक्टली कुछ नहीं रखना है,
एग्जाम में आपसे ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, तो मैं आपको एक अप्रॉक्स फिगर्स बताऊंगा। बाय द वे, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 17,40,487 करोड़ रुपीस, तो मैं इसको इस तरह से नहीं बोलने वाला हूँ, समय खराब होता है और आप लोगों को याद भी कुछ रहने वाला है नहीं, तो मैं इसको बोलूंगा लगभग ऐसे कि 17.5 लाख करोड़। तो आप समझ जाइए, आप इतने समझदार हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ। और बाकी किसी को एग्जैक्ट आंकड़े देखने हो तो वो यहाँ पर स्क्रीन पर लिखे हुए नजर आ ही जाएंगे। यहाँ पर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का मतलब है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। इसी के अधीन आप देखेंगे रेवेन्यू और कैपिटल। बिल्कुल संक्षिप्त और सरल भाषा में बताऊं तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो डे टू डे रेकरिंग एक्सपेंस या रेकरिंग इनकम है, तो जैसे रेवेन्यू का मतलब टैक्स से जो इनकम वगैरह हो जाएगी वो सब रेवेन्यू में आएगी, और जो तनख्वाहों पर खर्च है, जो डेली का खर्च है, हमेशा रहने वाला है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है जैसे कि सरकार सड़कों पर या इस तरह के परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन पर जो पैसा खर्च करती है वो मोटे तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और इसीलिए बजट को भी दो हिस्सों में इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कि कितना पैसा आया, और एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू कैपिटल मिलकर बताते हैं कि कितना पैसा सरकार का गया। तो आप 2021-22 के आंकड़े यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसका आप देख लो, RE क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सरकार कह रही है कि लगभग 21 लाख करोड़ रुपीस रेवेन्यू रिसीट है और 17 लाख करोड़ कैपिटल रिसीट है। सो दैट मेक्स इट अप्रोक्सीमेटली 38 लाख करोड़ रुपीस। ओके, 21 + 17 अप्रोक्सीमेटली 38 लाख। और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो यहाँ पर 31.67 लाख करोड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर 6 लाख करोड़ के आसपास। तो मोटे तौर पर ये अगेन 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो लगभग 38 ही मान लो आप इसे। तो जितना एक्सपेंस, जितना खर्चा जा रहा है उतना ही पैसा आ रहा है। तो इस तरह से सरकार इस अकाउंट को बैलेंस करती है। ओके, तो आप बाकी का गणित खुद कर सकते हैं। अगले साल के लिए थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अगले साल यानी कि 22-23 में सरकार कह रही है कि 22 लाख करोड़ और 17.5 लाख करोड़ ये हो जाएगा, तो इट विल बी मोर क्लोजर टू 40 लाख करोड़। और इसीलिए आप नेक्स्ट ईयर यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा हुआ पाएंगे 32 लाख करोड़, और यहाँ पर 7.5 लाख करोड़। ओके, तो इस तरह से मोटे तौर पर अगर हम देखें बजट 38 लाख करोड़ रुपीस का है। अगर आपसे बिल्कुल सीधे तौर पर पूछ ले कि भैया भारत का बजट कितना है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 38 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है। अब यही सारे आंकड़े डिटेल में बांटकर यहां पर मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, तो वास्तविक, बजट अनुमान, संशोधित, ये सब बता दिया है। तो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था वो ये वाला था। ठीक है, 16,91,000 करोड़ यानी कि लगभग 17 लाख करोड़ का 21-22 जो ये साल अब खत्म होने वाला है मार्च में, उसका, और अगले साल का अनुमान 17.5 लाख करोड़ का है। तो आप इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर जब PDF डाउनलोड करें तब भी देख सकते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पर ये सेम बात लिखी गई है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि भारत सरकार का सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है। वो आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अरेंज कीजिए। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा पैसा आता है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से। सेकंड नंबर पर पैसा कहां से आता है, तो दूसरे स्थान पर आ जाता है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर आप प्योरली टैक्स के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा सरकार की इनकम का जरिया GST ही है। दूसरे स्थान पर आते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स और आयकर यानी कि इनकम टैक्स। ठीक है, और ओवरऑल ये आ जाएंगे थर्ड पर, जॉइंटली थर्ड नंबर पर आ जाएंगे ये आफ्टर बोरोइंग्स एंड GST। ओके, तो यहां से भारत सरकार का पैसा आता है। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ये सब आता है। यहां तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, टॉप 4 ही पूछे जाते हैं। तो इनका सीक्वेंस याद रखना, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, GST और कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स। मेनली ये फैक्ट याद रखना कि GST इनकम टैक्स से ज्यादा पैसा सरकार के लिए लेकर आता है। टैक्स को अगर हम GDP के प्रतिशत के अनुसार देखें तो यह आंकड़ा 11% के आसपास रहता है। So for this year it will be 10.8% and next year it will be 10.7%। पैसा आने के बाद पैसा जाता कहाँ है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी ट्रेंड पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है सरकार का। तो नंबर 1 पर आता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज अदा करने में सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। सेकंड स्थान पर आता है राज्यों का हिस्सा टैक्सेस में। तो स्टेट्स का जो शेयर होता है टैक्स में वो केंद्र सरकार को उन्हें देना पड़ता है। फिर तीसरे स्थान पर आती हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें 15% पैसा जा रहा है। देन कम्स फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, तो ये भी स्टेट्स को ही जा रहा है। फाइनेंस कमीशन के अनुसार जो पैसा राज्यों को जाता है ये 10% होता है। देन कम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये मोटे तौर पर अगर आपने याद रख लिया आपका काम हो जाएगा। रक्षा बजट अप्रोक्सीमेटली 8% है, तो 8% ऑफ मनी ऑफ इंडियन बजट गोज फॉर डिफेंस। फिर उसके बाद सब्सिडीज एटसेट्रा ये सब आ जाती हैं। तो आपसे मेजर जो पूछे जाएंगे सवाल, एक तो पूछा जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में, फिर स्टेट्स का कितना हिस्सा है,
पेंशन 4% है, ये भी ध्यान में रखिए, और डिफेंस इज 8%। तो ये जो पाई चार्ट्स हैं इनको परसेंटेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि पैसा आया कहाँ से। तो बोरोइंग लाइबिलिटीज 35%, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, और पैसा जा कहाँ रहा है वो भी मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो PDF डाउनलोड करेंगे तब याद करने में, रिवाइज करने में सहूलियत रहेगी। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इस बार के बजट में दी गई कि भारत सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाली है, ऑलमोस्ट 35% उसमें इंक्रीज होगा। तो 21-22 में ये 5.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा अगले साल, विच इज़ अ बिग इंक्रीज। तो इतना बड़ा बूस्ट जो है वो जनरली देखा नहीं जाता। ठीक है, 5, 10, 15% का बूस्ट आता है, लेकिन 35% का एक साथ नहीं होता। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो GDP का 2.9% हो जाएगा, और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो ग्रांट्स एट्सेट्रा जा रहे हैं उनको भी अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो ये GDP का 4.1% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर इन 2022-23, विच इज़ अ बिग स्टेप अप। राज्य सरकारों की वित्तीय मदद करने के लिए पिछले साल के बजट में 10,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे एक स्पेशल स्कीम के तहत, जिसका नाम था स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका हेड बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया जा रहा है। तो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर रहे हैं इस साल के लिए, 21-22 के लिए। और अगले साल 22-23 के लिए यह एलोकेशन 1 लाख करोड़ रहने वाला है। इससे राज्यों को काफ़ी बेनिफिट होगा, और ये पैसा जो है ये 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट आंकड़ा है फिस्कल डेफिसिट का। तो फिस्कल डेफिसिट हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत या फिर उसके स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी देता है। यह आंकड़ा आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए, इसमें कोई एस्टिमेशन वगैरह नहीं है। यू शुड नो दैट फिस्कल डेफिसिट फॉर 2021-22 विल बी 6.9% ऑफ द GDP, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था का 6.9% राजकोषीय घाटा सरकार ने प्रस्तुत किया है। पिछले साल बजट में कहा गया था कि 6.8 रहेगा, लेकिन 0.1% बढ़ गया है। सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6.9%। वैसे अभी 2 महीने बाकी है, तो एग्जैक्टली कितना रहेगा वो हमें ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही पता चलता है। लेकिन अब देखो 10 महीने हो चुके हैं, तो वी नो कि रफली 6.9 ही रहेगा, 0.05 आगे पीछे हो सकता है। ओके, अगले साल यानी कि 22-23 में सरकार इसे कम करके 6.4 पर लाना चाहती है। तो ये दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 3 इंपॉर्टेंट है। यानी कि लास्ट ईयर कितना था, तो देखो 9.2 था ये 2020-21 में, क्योंकि कोविड फर्स्ट वेव उसके शॉक्स के कारण इकोनॉमी पर काफ़ी बड़े इंपैक्ट आए थे। तो 2020-21 में आंकड़ा था 9.2%, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन पास्ट मैनी डेकेड्स। ये इतना ज़्यादा राजकोषीय घाटा था हमारा, और इसको कम करके 6.9 पे लाया गया है, और अगले साल 6.4 करना है। तो ये तीनों ही आंकड़े आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ही हम इसे देखते हैं। तो 9.2, 6.8, 6.9 एंड 6.4, तो ये तीनों आंकड़े आपको अच्छे से याद होने चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। अगर क्वेश्चन आया तो फिस्कल डेफिसिट पर ही पूछा जाएगा। टारगेट क्या है ये भी पता कर लो, या फिर ये भी याद रखो। तो सरकार का टारगेट है कि 2025-26 तक इसे 4.5% तक लाया जाए। तो अभी ये 6.9 पर है, इसे 3 साल के अंदर अंदर नहीं 4 साल के अंदर अंदर 4.5 पर हमें लेकर आना है। अब इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार पैसा कहाँ से ला रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। डेटा आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 2 नाम आपको याद रखने हैं। एक मार्केट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स या फिर ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा, और दूसरा सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो इन 2 माध्यमों से सरकार सबसे ज़्यादा अपना घाटा पूरा करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप ये नाम भी याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब 15th फाइनेंस कमीशन के अनुसार 2022-23 में राज्यों को 4% तक फिस्कल डेफिसिट रखने की अनुमति है ऑफ देयर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GS, जो भी उनकी GDP का डेटा होता है। इसमें 0.5% जो है वो पावर सेक्टर रिफॉर्म से टाइड है, क्योंकि बिजली कंपनियां बहुत घाटे में है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली 0.5% अलग रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट स्पेंडिंग अगले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार 1 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता इसके उपरांत भी राज्यों को देने का प्लान कर रही है। टोटल राज्यों को केंद्र सरकार के बजट में से कितना पैसा जा रहा है, तो ये पैसा पिछले साल यानी कि 2020-21 में 13 लाख करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर के बजट में अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख करोड़ एस्टिमेटेड था, लेकिन अब ये 16 के आसपास पहुंच गया है, और नेक्स्ट ईयर भी 16 को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, 13.2 लाख करोड़ रुपीस 2021 में था। इस बार 21-22 में रिवाइज्ड एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि 16 लाख का आंकड़ा जस्ट क्रॉस कर जाएगा, और नेक्स्ट ईयर 16.12 लाख करोड़ रुपीस ही रहने वाला है। तो इन आंकड़ों को याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंज ये है कि सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं 6.4% के फिस्कल डेफिसिट के, ये मार्केट की उम्मीदों से थोड़ा ज़्यादा है।
तो इसके कारण बॉन्ड मार्केट्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मार्केट्स का अनुमान है कि सरकार की इस साल की टोटल बोरोइंग्स 15 लाख करोड़ रुपए रहने वाली हैं, तो ये उम्मीदों से ज़्यादा है। सो इट इज़ लार्जर देन एक्सपेक्टेड। और इस बार आरबीआई भी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा सरकार को, क्योंकि आरबीआई के हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं। इसीलिए ये साल इंटरेस्ट रेट्स मार्केट के लिए या बॉन्ड मार्केट्स के लिए थोड़ा सा कठिन रह सकता है, जो आने वाला फिस्कल ईयर है। अब आज के बजट में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो रात को 10 बजे मैं अनअकैडमी ऐप पर एक लाइव ऑडियो सेशन कर रहा हूँ। हमने एक नई शुरुआत करी है, हम ऑडियो सेशंस करते हैं। तो आप अपनी अनअकैडमी ऐप पर जाइए, होम पेज पे आपको 10 PM पर मेरा सेशन सामने दिख जाएगा, उसमें आप ज्वाइन इन कर लीजिए और आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। कल सुबह हम एक स्पेशल क्लास रख रहे हैं, इसमें भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। सो देयर विल बी अ Q&A ऑन बजट टुमारो 11 AM। लिंक नीचे कमेंट में इसका आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं बजट के अंदर अनाउंस किए गए मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में। तो देखिए, अमृत काल में भारत सरकार बहुत कुछ करना चाहती है और इसीलिए पीएम गति शक्ति प्लान, जो पहले ही अनाउंस हो चुका है, इसके तहत बहुत सारे बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स को फिर से अनाउंस किया गया है, रीआइटरेट किया गया है या नई दिशा दी गई है। तो पीएम गति शक्ति प्लान मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स इंफ्रा, इन सब के बारे में कई बातें बताई गई, जैसे कि 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे अगले साल पूरे किए जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल रेलवेज नेटवर्क। तो ये सारी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी ट्रांसमिशन, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर, सीवरेज और सोशल इंफ्रा, ये सब भी पीएम गति शक्ति का हिस्सा रहेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसका जिक्र पिछले बजट में भी किया गया था, इसमें ये 7 इंजन नाम बताकर इनको अलाइन किया जाएगा। तो इन 7 हेडिंग्स के अंडर ये सारा डेवलपमेंट अब रखा जाएगा। तो इस प्लान के अंदर मेन फोकस ये है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लॉजिस्टिक्स देश के बेहतर हो, आसानी से मूवमेंट हो सके, पैसेंजर्स का भी और गुड्स का भी। और इसके लिए कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी चालू किए जाएंगे। तो गति शक्ति मास्टर प्लान में कुछ एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे और 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट कि 25,000 किलोमीटर के हाईवे केवल एक साल में बनाने हैं और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपीस मोबिलाइज किए जा चुके हैं या फिर किए जाएंगे। नेक्स्ट, देयर विल बी अ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये काफ़ी महत्वाकांक्षी स्कीम है सरकार की कि एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें बहुत सारे गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करते हैं तो उनका सारा लाइव डेटा हमें देखने को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कंपनीज की कॉस्ट कम होंगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सुधरेगा और कई सारे प्रोसेसेस हम बीच में से हटा सकेंगे। तो ये लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, एक बहुत अच्छा इंटरफेस है। इसमें आपको जैसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप डिलीवरीज मंगवाते हैं तो आपको दिख जाता है ना कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है। तो अब आप बड़े बड़े सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री से कहीं पर किसी बॉम्बे या मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में सामान पहुंचने वाला है, तो उसकी आपको पूरी डिटेल्स लगातार लाइव मिलती जाएंगी। एंड दिस इज जस्ट अ बेसिक स्टेप, और भी इसमें कई सारी डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगी। देन देर विल बी मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स एट 4 लोकेशंस। 2022-23 में पीपीपी मोड में 4 पार्क खोले जाएंगे। भारतीय रेलवेज कई नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करेगी, जिससे कि स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंटरप्राइजेस को सामान ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी मदद और सहूलियत रहे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का प्लान लेकर आया जाएगा, जिससे कि लोकल बिजनेसेस और सप्लाई चेन्स को फ़ायदा मिले। तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट यानी कि एक जगह का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उसको पॉपुलराइज किया जाएगा। 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच टेक्नोलॉजी के अधीन लाया जाएगा। तो कवच रेलवे की एक सिक्योरिटी स्कीम है, यानी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए, एक्सीडेंट्स कम करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये कवच स्कीम थी। तो इसमें और 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क लाया जाएगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करी जाएंगी अगले 3 सालों में। रेलवे की बजट को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो रेलवे के बजट में 2021-22 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, 875 करोड़ का ही प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बट दैट इज मेनली ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ रेलवे सर्विसेज ड्यू टू कोविड। अगले साल का एस्टिमेट है कि लगभग 5,500 करोड़ का प्रॉफिट रेलवे कमाएगा और ऑपरेटिंग रेशियो 96.98 हो जाएगा। तो देखो, ऑपरेटिंग रेशियो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है कि 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ता है, तो ये आंकड़ा कम होना चाहिए कि 100 रुपये कमाने के लिए आप 95 खर्च करें, राइट। सो इट शुड गो डाउन। तो अगर ये बढ़ जाता है, जैसे कि अभी ये 98.93 ऑलमोस्ट 99 पहुँच गया है, तो ये अच्छा नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ता है, सो इट इज़ नॉट गुड, ये कम होना चाहिए। तो अगले साल थोड़ा सा कम होगा, ऐसी उम्मीद है। फिर बात करते हैं नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ये भी एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट था।
तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पहाड़ी एरियाज हैं, जहाँ रोड्स बनाना मुश्किल है, वहाँ पर रोपवे इसको डेवलप किया जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, जिससे कनेक्टिविटी लोकल्स के लिए भी बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगा। इसके तहत 8 रोपवे प्रोजेक्ट 60 किलोमीटर लेंथ के 2022-23 में बनाए जाएंगे। रोपवे इकोलॉजिकली भी काफ़ी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि सड़क बनाने में पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, रोपवे में नाम मात्र का पर्यावरण को नुकसान होता है। ओके, देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो पिछले 2 साल से काफ़ी न्यूज़ में है, हमने पाथफाइंडर पर भी इस पर कई वीडियोज़ बनाए हैं। तो PLI स्कीम्स जो हैं इनको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा अभी आत्मनिर्भर भारत के तहत, और इनसे 60 लाख नए जॉब्स बनाए जा सकते हैं, ऐसा बजट के डॉक्यूमेंट में बताया गया है। एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ रुपीस किया जाएगा अगले 5 साल में अंडर दीज PLI स्कीम्स। नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये क्या कर रहे हैं, ये बैड बैंक्स हैं। ओके, तो जितने भी खराब लोन्स होते हैं वो अब इनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बजट 2021 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और आर्थिक रिकवरी देश की कोविड के बाद तेज़ी से बढ़ेगी अगर हमारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो सरकार अपना खर्चा बढ़ा रही है, जिससे इकोनॉमी वापस से पटरी पर जल्दी आए। डिजिटल बैंक्स का जिक्र किया गया है। 75 डिजिटल बैंक्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किए जाएंगे। इससे फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। और डिजिटल बैंक का मतलब आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे, फिजिकल बैंक नहीं है, दे आर कंप्लीटली ऑनलाइन, कंप्लीटली डिजिटल। तो ये एक पायलट के रूप में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस को, सभी ब्रांचेस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिसेस में बैंकिंग भी होती है, आपको ये जानकारी होगी, लेकिन सभी ब्रांचेस में नहीं थी। अब सारे पोस्ट ऑफिसेस के ब्रांचेस को कोर बैंकिंग के अधीन लाया जाएगा। 100% पोस्ट ऑफिसेस विल नाउ बी अंडर बैंकिंग सर्विसेज। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा। नेट मोबाइल बैंकिंग, ATMs के रूप में पोस्ट ऑफिसेस काम कर रहे हैं आजकल, तो इस सभी को बढ़ावा मिलेगा। रूरल एरियाज में पोस्ट ऑफिसेस की जो ब्रांच है, दे कैन नाउ वर्क एज स्मॉल बैंक्स एज वेल। रूरल पोस्ट ऑफिसेस से किसान, सीनियर सिटीजन और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। बजट का एक मेन फोकस, और निर्मला सीतारमन जी की स्पीच का एक मेन फोकस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग भी था। इन दोनों का क्या मतलब है, व्यापार करने में सहूलियत हो और जीने में सहूलियत हो, इसके लिए सरकार ने कई सारे प्लान किए हैं। प्लान क्या है, देखिए, डिजिटाइजेशन बढ़ेगा। कई सारे प्रोसेसेस जो अभी मैन्युअली होते हैं वो डिजिटाइज किए जाएंगे। सेंट्रल और स्टेट लेवल के कई सारे सिस्टम जो अभी अलग अलग चलते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। सिटीजन सर्विसेज को सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अवेलेबल करवाया जाएगा, और स्टेट्स को और ज़्यादा एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व रखेंगे। तो जैसे परिवेश सिंगल विंडो पोर्टल ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए होगा। जितने भी ग्रीन क्लियरेंसेस हैं वो आपको एक सिंगल विंडो से, परिवेश नाम के पोर्टल से मिल जाएंगे। इसमें आपको सारी आपकी जानकारी, फैक्ट्रीज की यूनिट्स, अप्रूवल्स, सब कुछ एक जगह मिलेगा। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं एक सिस्टम के माध्यम से। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बदलाव आ रहा है। एक नया पोर्टल आएगा कस्टम्स नेशनल पोर्टल के नाम से। ये पोर्टल पूरी तरह से IT ड्रिवन होगा, और इसके माध्यम से ही अब सारे प्रोसेसेस काम करेंगे, और ये सेज के कामों को और आसान बना देगा। 30 सितंबर 2022 तक ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। कैपिटल गुड्स के अंदर जो कंसेशंस दिए जा रहे थे वो धीरे धीरे अब कम होंगे। इंपोर्ट्स में कई सारे कंसेशंस थे, वो अब कम होंगे, और एक 7.5% का ठीक ठाक मॉडरेट सा टैरिफ अप्लाई होगा डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स सेक्टर में। कुछ एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं एडवांस मशीनरीज के लिए जो भारत में नहीं बनती, वो कंटिन्यू रहेंगे। कस्टम्स ड्यूटी पॉलिश्ड और कट डायमंड्स पर कम करके 5% करी जा रही है। सिंपली सॉन डायमंड, उस पर 0 कस्टम्स ड्यूटी होगी। ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से जो ज्वेलरी का बिजनेस होता है उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि एक नई पॉलिसी लाने वाली है कुछ ही महीनों में। तो इससे ज्वेलर्स को, व्यापारियों को जो एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। सरकार चाहती है कि वेरेबल टेक्नोलॉजी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए, तो उसके लिए कस्टम ड्यूटीज़ को उस अनुसार कम किया जाएगा। वेरेबल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हैं, हेल्थ मॉनिटर्स हैं, इन सब पर ड्यूटी थोड़ी सी कम करी जाएगी। हियरेबल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स, इनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ही वो कंपनीज जो बंद होना चाहती हैं उनके लिए भी प्रोसेस आसान किए जाएंगे। भारत में अक्सर बड़ी कंपनीज को बंद होने में 2 साल लग जाते हैं, इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर होते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 years टू वाइंड देम डाउन। लेकिन अब एक नया पोर्टल आएगा, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, जिसके माध्यम से ये पूरा प्रोसेस 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रालयों में जितने भी बिल्स होते हैं, कई सारे टेंडर्स होते हैं, कई सारे खरीदारी होती है, इन सबके बिल्स होते हैं, वो अब ऑनलाइन होंगे। नथिंग विल बी मैनुअल।
कंप्लीटली पेपरलेस एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल सिस्टम लागू किया जाएगा सभी केंद्रीय मंत्रालयों के प्रोक्योरमेंट के लिए। सारी खरीद इसी ई बिल के माध्यम से होगी, ताकि जो व्यापारी हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनको ट्रैक करने में आसानी रहे कि उनका बिल कहाँ पर है, अप्रूव हुआ नहीं हुआ, पैसा आया नहीं आया। तो अब उसमें कोई भी आप समझ रहे ना कि दूसरी तरह की चीज़ें नहीं हो सकती है। यू कैन नॉट स्टॉप द बिल्स। पहले कई बार अधिकारी बिल रोक देते थे और कुछ अन्य प्रकार की डिमांड्स आती थी, तो ये सब अब रुक जाएगा अगर ऑनलाइन ई बिल सिस्टम लागू हो जाता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और पेमेंट्स में डिलेज भी खत्म होंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट को बदला जाएगा, एक नया कानून आएगा और जितने भी नए इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होंगे स्पेशल जोन के रूप में, उनमें राज्यों को भी अब भागीदार बनाया जाएगा। अभी एक कंप्लेन राज्यों की रहती थी कि आप हमें भागीदार नहीं बनाते हैं, सारा डेवलपमेंट सेंटर के अनुसार होता है। तो अब राज्य सरकारों को भी इसमें पूरा भागीदार बनाया जाएगा और जितने भी लार्ज एग्जिस्टिंग या नए बनने वाले इंडस्ट्रियल हब्स हैं, उनमें ये स्कीम लागू होगी या ये नया कानून लागू होगा, जिससे एक्सपोर्ट्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और ऑलरेडी जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी बेहतर इस्तेमाल हो सके। जहाँ तक बात है टैक्सेशन में बदलावों की, तो एक तो बहुत बड़ी खबर ये है मिडिल क्लास या सैलरीड क्लास के लिए कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है, कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं है। एक दो छोटे मोटे अनाउंसमेंट है, वो आगे अभी आपको बता दूंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये था कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट जो अभी 18.5% होती है, उसे घटाकर 15% कर दिया जाएगा, ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कॉरपोरेट कंपनीज से थोड़ा सा compete कर सकें, तो उन्हें फ़ायदा मिले। इसीलिए 18.5% से 15% उनके लिए ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट कर दिया गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले लोगों के लिए जो सरचार्ज लगता था वो 12% से कम करके 7% कर दिया है। तो देश में कुछ हज़ार लोग होंगे जिनको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। डिफेंस बजट की सबसे खास बात ये थी कि जो पैसा प्रोक्योरमेंट के लिए डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए रखा जाता था, पिछले साल तक वो 58% था कि डिफेंस में जितनी भी खरीदारी है वो 58% भारतीय कंपनी से होनी चाहिए। अब वो बढ़ाकर 68% कर दी गई है। ये खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होनी ज़रूरी है। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ओपन किया जाएगा। स्टार्टअप्स, एकेडेमिया, इन सब में रिसर्च होगा। 25% R&D बजट इसके लिए डिफेंस का रखा जाएगा। अगर आप भारत का डिफेंस बजट देखें तो वो काफ़ी बड़ा है। तो दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस बजट वैसे यूएस का है, ऑलमोस्ट $650 बिलियन इनका बजट होता है। सेकंड पर चाइना आता है $250 बिलियन के साथ। भारत और सऊदी अरेबिया लगभग नेक एंड नेक चलते हैं, लेकिन अभी भारत सऊदी अरेबिया से पीछे है। सो वी आर एट $66.5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। अब आ जाते हैं टैक्स प्रपोजल्स पर। तो देखो, इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं है, स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, वैसा का वैसा इनकम टैक्स चलेगा। लेकिन एक छोटा सा, मतलब छोटा भी क्या है कि बिल्कुल नाम मात्र की खुशखबरी टैक्स पेयर्स को दी गई है। वो ये कि अगर आपने टैक्स में कुछ गड़बड़ कर दी थी पे करने में, कैलकुलेशन में, तो 2 साल तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई भरने में, फाइलिंग में, तो 2 साल बाद तक भी उसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। सो यू कैन अपडेट योर रिटर्न्स फॉर अप टू 2 ईयर्स। विदिन 2 ईयर्स आपको ये काम करना है। फिर टैक्स के लिटिगेशन को, कानूनी झगड़ों को कम करने के लिए बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट लाने की कोशिश करी जाएगी। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, इन दोनों के कर्मचारियों में पैरिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो पैरिटी दोनों में बनी रहेगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हुए हैं। तो आईटी रिटर्न में 2 साल तक आप संशोधन कर सकते हैं। एनपीए वाला पॉइंट है। दिव्यांगों को थोड़ी सी कर में राहत दी गई है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला टैक्स, स्टार्टअप्स जिनको टैक्स का बेनिफिट मिलता है उसके लिए 1 साल अवधि और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया है। ओके, फॉर स्टार्टअप। तो अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है 1 साल के अंदर अंदर खोल लो स्टार्टअप, ताकि टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, और ये लीगल मैनेजमेंट, लिटिगेशन मैनेजमेंट थोड़ा सा बेहतर होगा। वर्चुअल परिसंपत्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको क्रिप्टो टैक्स कहा जा रहा है। अभी आगे बताता हूँ कि ये क्या है। इसके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट हुआ है। तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट अगर टैक्सेशन में कुछ हुआ है तो यही वाला है कि डिजिटल एसेट्स पे 30% टैक्स लगेगा। अब लोग इसे, न्यूज़ वाले इसे क्रिप्टो टैक्स कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने कहीं पर भी क्रिप्टो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में इसे मेंशन किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में अगर कोई भी इनकम हो रही है आपको ट्रांसफ़र करने में, तो उस पर 30% टैक्स होगा। तो मान लीजिए कि आपने एक बिटकॉइन खरीदा था 25 लाख रुपए का, और आपने उसे कुछ महीने बाद 35 लाख रुपए का बेच दिया। होता रहता है बिटकॉइन की कीमतों में उछाल। आप खुश हो गए, मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन सरकार ने कहा कि इतना खुश मत हो, पहले हमें 3 लाख रुपए दे दो इस ट्रांजैक्शन से, क्योंकि आपने 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है। 30% जो इसका प्रॉफिट है वो एज टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
तो अब इसके ऊपर डिटेल पॉलिसी शायद आने वाले कुछ हफ्तों में सामने आ जाए। तो कैपिटल गेन्स भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो इक्विटी मार्केट्स है वहाँ पर अगर आप कोई स्टॉक्स को होल्ड करते हैं 1 साल से ज़्यादा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, या उससे कम समय के लिए होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है, उनके रेट्स हैं अलग अलग 15%, 10%। तो उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। बस इनकम के ट्रांसफर के ऊपर, एसेट के ट्रांसफर के ऊपर जो इनकम हो रही है उस पर ये टैक्स लगाया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली देखो ये एम्ड क्रिप्टो एसेट्स पर ही है, ठीक है, लेकिन क्रिप्टो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। एक और चीज़ ये है कि 1% TDS लगेगा सारे जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं इनमें, अब आपको 1% TDS काट के सरकार को देना होगा। तो दैट इज़ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इससे सरकार क्या कर रही है कि अब क्रिप्टो को इलीगल ना करके क्रिप्टो को टैक्स कर रही है, ठीक है। सीधा सा प्रावधान यही है कि क्रिप्टो को टैक्स किया जा रहा है ताकि लोग जो बहुत रातों रात लाखों रुपए कमाने के सपने देख रहे हैं उसमें से कुछ पैसा सरकार भी कमा ले। ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी अगर कुछ अगले हफ्तों में आती है तो हम डेफिनेटली पाथफाइंडर पर इसका वीडियो बनाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। डिजिटल रूपी सरकार लेकर आने वाली है, अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था। तो ब्लॉकचेन के बेसिस पर जैसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है वैसे ही सरकार क्रिप्टो नहीं डिजिटल करेंसी अपनी लेकर आ रही है। डिजिटल रूपी इसको नाम दिया जाएगा, नाम कुछ और ही होगा, ठीक है। डिजिटल रूपी तो नहीं रखेंगे, कुछ इनोवेटिव सा नाम होगा। आप लोग गेस करिए क्या नाम हो सकता है। इससे भारत की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और ऑफकोर्स चीपर करेंसी मैनेजमेंट, मोर एफिशिएंट सिस्टम, ये सब तो इसके फायदे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बजट के अंदर इसके ऊपर चर्चा इस बार नहीं थी, विच वॉज फ्रैंकली वेरी सरप्राइजिंग। तो ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो 3.6% थी लास्ट टाइम और इस बार 3.9% ग्रोथ रेट है। तो थोड़ी सी एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ी है, सो स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, हर साल रिकॉर्ड टूटते हैं। इस बार भी यही असेसमेंट है कि 300 मिलियन टन्स प्लस हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखने को मिलेंगे। तो 19-20 में जो ये आंकड़ा था 300 से थोड़ा नीचे था, इस बार ये 300 को डेफिनेटली क्रॉस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ 2021। अब एग्रीकल्चर में कुछ नई स्कीम्स अनाउंस करी गई हैं, जिनमें सबसे पहली है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। तो इसके लिए गंगा नदी के 5 किलोमीटर दोनों तरफ किसानों को ज़मीनों पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड किया गया कि किसान ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड छिड़के जाएंगे। तो एक पैराग्राफ में उन्होंने बताया नेचुरल फार्मिंग, अगले ही पैराग्राफ में इंसेक्टिसाइड का जिक्र कर दिया। तो पता नहीं वो नेचुरल कैसे होता है, ज़रा केमिकल फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग के जानकार ज्ञाता मुझे बताइए कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि इंसेक्टिसाइड्स छिड़के जाएं ड्रोन से एंड दे आर नॉट मेड ऑफ केमिकल्स, इज इट पॉसिबल? तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल रिसर्च करूंगा, विल ट्राई टू ब्रिंग अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस एज वेल, सो स्टे ट्यून्ड ऑन पाथफाइंडर चैनल। इसके साथ साथ ही डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इसके लिए सरकार कई सालों से कार्यरत है, ये काम भी किया जाएगा। फिर ऑयल सीड्स के इंपोर्ट को कम करने के लिए घरेलू उत्पादन उसका बढ़ाया जाएगा। ऑयल सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड पर भारत की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पर, हम बहुत ज़्यादा ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं, इसे हमें कम करना ज़रूरी है। फिर किसानों की मदद के लिए हाई टेक सर्विसेज को शुरू किया जाएगा, डिजिटल हाई टेक सर्विसेज जो PPP मोड में होंगी। इसमें रिसर्च होगा, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स आजकल आ रहे हैं, जिससे आप अपने पशुओं को देख सकते हैं कि पशुओं की हेल्थ कैसी है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कुछ कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर PPP मोड में इस तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगी। नाबार्ड एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को फाइनेंस करेगा, ये एक बहुत ही इनोवेटिव और अच्छा स्टेप है कि नाबार्ड के माध्यम से एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने वाले स्टार्टअप्स को, रूरल एंटरप्राइज को फंड किया जाएगा जो किसानों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं। फिर बात करते हैं रिवर्स और वाटरवेज की। तो सबसे मेजर अनाउंसमेंट इसमें एक ही था कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स पर कार्य आगे बढ़ेगा और केन बेतवा के बारे में स्पेसिफिकली हाईलाइट करके मेंशन किया गया था कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है इसके लिए इसी साल 1400 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। टोटल 44,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है। जैसे ही केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में इरिगेशन बढ़ेगा, 62 लाख लोगों को पीने का पानी, 103 मेगावाट की बिजली, 27 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन बढ़ेगा। देन टॉकिंग अबाउट MSMEs, बजट में मेन बात यही कही गई थी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जो चल रही है उसे एक्सटेंड किया जा रहा है मार्च 2023 के लिए। तो ये सब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी कोविड के दौरान लाया गया था, इसे अब एक्सटेंड किया जा रहा है और इसका कवर भी बढ़ेगा। 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए सरकार इसका बजट बढ़ा रही है। तो ये एडिशनल अमाउंट स्पेसिफिकली हॉस्पिटैलिटी और उससे जुड़े हुए इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट बिजनेसेस, इनके लिए ये ईयर मार्क किया जा रहा है। तो इन सेक्टर्स को सरकार के अनुसार हेल्प की बहुत आवश्यकता है और इसी के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। फिर सरकार ने बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं, जैसे कि असीम पोर्टल, ई श्रम, उद्यम।
इन सबको जोड़ा जाएगा। अभी क्या है कि बहुत सारे पोर्टल्स हो गए हैं जॉब्स के लिए, तो इन सारे पोर्टल्स को सरकार यूनिफाई करना चाह रही है, एक करना चाह रही है, ताकि ये अच्छे से काम कर सकें, इनका दायरा बढ़ सके। अभी कई सारे डेटाबेस हैं जो सरकार के पास, G2C यानी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर्स, B2C बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, B2B, ये सारे डेटाबेसेस को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी, तो इनफॉर्मल लेबर जो है वो इन पोर्टल्स का इस्तेमाल करके एक फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़ सकती है और इससे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें हासिल होगी। MSME की सहायता के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट होता है, इसमें और पैसा 2 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, रैम्प नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। 5 साल में 6,000 करोड़ इसका बजट होगा। मकसद ये है कि MSME ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा बेहतर बने, कॉम्पिटिटिव बने। स्किल प्रोग्राम्स को थोड़ा सा बदला जाएगा। पिछले 7 सालों से मोदी सरकार का फोकस स्किल प्रोग्राम पर बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन 2014-15 मैनी स्किल प्रोग्राम्स वेर लॉन्च्ड। तो अब इन सभी स्किल प्रोग्राम्स को थोड़ा रीओरिएंट किया जाएगा, अभी की ज़रूरतों के अनुसार उन्हें बदला भी जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। डिजिटल देश पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अगेन स्किल से रिलेटेड ही सब कुछ रहने वाला है। और वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। इन सब पर हम वीडियोस भी बना चुके हैं पाथफाइंडर पर, आप इनकी डिटेल्स वहाँ देख सकते हैं। तो इनका जिक्र फिर से किया गया। डिटेल्स किस तरह से इन्हें रीओरिएंट या रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी बजट में नहीं दी गई है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को अलाइन किया जाएगा अभी इंडस्ट्री के अभी की नीड्स के अनुसार। तो यही बातें हैं मेनली कि स्किल प्रोग्राम्स को, स्किल फ्रेमवर्क्स को अभी की ज़रूरतों के अनुसार तैयार करेंगे। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड पोर्टल टू बी लॉन्च्ड टू एनेबल सिटीजन्स टू स्किल, रीस्किल, अपस्किल, एनेबल डिस्कवरी ऑफ रिलेवेंट जॉब्स, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़। फिर बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं थी, जिनमें सबसे पहला था कि PM ई-विद्या प्रोग्राम, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए चैनल्स शुरू किए गए थे टीवी पर। तो पहले 12 चैनल थे कक्षा 1 से 12 के लिए, अब वो 200 टीवी चैनल बना दिए जाएंगे। तो इससे कंप्लीट एजुकेशन इवन रीजनल लैंग्वेजेस में सभी छात्रों को अवेलेबल होगी, ऑनलाइन या फिर टीवी के माध्यम से। डिजिटल यूनिवर्सिटी की घोषणा करी गई है, तो अब फिजिकल नहीं डिजिटल यूनिवर्सिटी लाई जाएगी, जिससे कि देश भर के छात्र डिजिटली पढ़ाई कर सकें, डिग्रीज हासिल कर सकें, क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन उन्हें मिल सके। इस डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेहतर से बेहतर विश्वविद्यालय हैं, उन्हें इसमें जोड़ा जाएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने सेंटर खोल सकेंगे। अभी उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन अब एक स्पेशल प्रोग्राम के तहत गांधीनगर गुजरात में स्थित गिफ्ट IFSC जो सेंटर है बहुत बड़ा, वहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया जाएगा और इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो अपने देश के नियम कानूनों के अनुसार चला सकते हैं। तो उन्हें भारत के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है पढ़ाई से संबंधित वो फॉलो करने ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको यहाँ के जो फाइनेंशियल सिस्टम कोड है वो ज़रूर फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अलावा आप अपने प्रोग्राम्स अपने देश के अनुसार, मान लो कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपना सेंटर खोलती है, तो वो अमेरिका के सिस्टम के अनुसार यहाँ पढ़ाई करवा सकती है इन द गिफ्ट IFSC सेंटर। तो इसमें फाइनेंस मैनेजमेंट, फिनटेक, इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स के कोर्स चालू करवाए जाएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल आउट किया जाएगा। इसके बारे में भी पहले ही अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन रहा है, जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स सबके यूनिक IDs बनेंगे और आपकी कंसेंट के साथ आपका डेटा स्टोर हो सकेगा। इससे आपको ही फ़ायदा है, आप देश के किसी भी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर आपका डेटा, हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो चाहे आप राजस्थान के नागरिक हैं तो ऐसा नहीं है कि आप तमिलनाडु चले जाएंगे तो आपको तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी मिल जाएगी, सारा डेटा भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेहतर सिस्टम आने वाला है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ जो था वो था नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कभी भी बजट में भारत सरकार ने डायरेक्टली मेंटल हेल्थ की चर्चा नहीं करी है। प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, लेकिन बजट में उसका जिक्र आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम श्योर पिछले 10 सालों में तो नहीं हुआ है, जब से मैं बजट को अच्छे से एनालाइज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च होगा, जिसमें आप फ़ोन के माध्यम से काउंसलिंग ले सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे और इसके लिए 23 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे। जो मेन नोडल सेंटर है वो होगा निमहंस बेंगलुरु। तो निमहंस ऑलरेडी इसी फील्ड में काम कर रहा है, देश की सबसे अग्रणी संस्था है, तो वो नोडल सेंटर का काम करेगी। उसी के
अंडर में 23 अन्य सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस चालू किए जाएंगे और जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट वॉज सैनिटेशन। तो सैनिटेशन में बस इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है कि 60,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है घर घर तक टैप वाटर पहुंचाने के लिए। तो ये प्रोग्राम 2019 से मोदी सरकार की प्रायोरिटी है। तो सैनिटेशन 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स में पहुंचेगा 2022-23 में, ये टारगेट है। 60,000 करोड़ का बजट है। रूरल डेवलपमेंट की जहां तक बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रोथ हुई है। ये प्रोग्राम भी पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तो आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें 95% जिलों ने ग्रोथ दिखाई है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाया है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्विक किया जा रहा है, बदला जा रहा है। कैसे? अब जिले के अंदर भी उन ब्लॉक्स पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, उन छोटे एरियाज पर कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा जहां पर अभी भी चेंजेस नहीं देखे गए हैं। तो जहां पर प्रोग्रेस या तरक्की कम है, उन एरियाज पर अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फोकस करेगा 2022-23 में। उत्तर भारत में जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम और स्कीम लॉन्च हुई है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो याद रखना, ये केवल उत्तर भारत, नॉर्दर्न इंडिया में जो बॉर्डर एरियाज हैं उन गांवों के लिए ये स्कीम है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा, सड़कें बनेगी, रोजगार के लिए साधन डेवलप किए जाएंगे। तो एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करता था भारत सरकार का पहले, अभी भी चलता है। तो उसी की तर्ज पर मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। नाम ध्यान में रखिएगा, और इसकी डिटेल्स अगर सरकार हमें देती है तो डेफिनेटली इस पर भी हम अलग एक लेक्चर जरूर लेकर आएंगे। तो अभी के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम नॉर्थ इंडिया के बॉर्डर विलेजेस के लिए ये लागू रहेगा। देन कमिंग टू अर्बन डेवलपमेंट, तो शहरी विकास के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनेगी जिसमें अर्बन प्लानर्स, इकोनॉमिस्ट और कई सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर शामिल होंगे। और इनका लक्ष्य क्या होगा कि ये सुझाव देंगे सरकार को अर्बन सेक्टर की पॉलिसीज़ के बारे में, किस तरह से और बेहतर प्लानिंग हो सकती है शहरों की। शहरी विकास को और बढ़ावा देने के लिए 5 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इनमें स्पेशल फोकस यही रहेगा कि रिसर्च हो शहरी प्लानिंग के ऊपर, और इससे भारत सरकार को और ज़्यादा इनपुट्स मिलते रहें। और इन सबको 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इस रिसर्च के लिए एंडाउमेंट फंड के रूप में। राज्यों में एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन स्कीम आएगी जो IT बेस्ड होगी, ज़मीनों के रिकॉर्ड्स रखने के लिए। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर भी लाया जाएगा जिसमें जितने भी ज़मीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रजिस्टर कर सकते हैं। पूरे भारत में इनको कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये दो एक IT बेस्ड सॉल्यूशन है, पहले से भी इनकी चर्चा चल रही है। एनर्जी के क्षेत्र के अंदर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स, इसके लिए नए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। तो 4 पायलट प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। ये देखा जाएगा कि ये फाइनेंशियली इसको चला सकते हैं या नहीं, टेक्निकली ये फीजिबल है या नहीं। कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल प्लांट्स। दूसरा, अनब्लेंडेड फ्यूल पर, यानी कि जिसमें अल्कोहल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं है, उस पर 2 रुपये प्रति लीटर एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी लागू होगी। उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए एक नई स्कीम अनाउंस करी गई है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, PM डिवाइन। ये शब्दों का जो खेल जो भी सरकार में व्यक्ति बैठकर करता है उसमें बहुत शानदार दिमाग है। मैं तो उसके सामने नतमस्तक हूँ कि ज़बरदस्त एक्रोनिम होते हैं। सरकार की स्कीम्स के जो एक्रोनिम है उनको पढ़कर दिल खुश हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1500 करोड़ रुपए इसका एलोकेशन है, बजट एलोकेशन है। और ये ओवरऑल PM गति शक्ति प्लान जो है उसी के अधीन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इस PM डिवाइन स्कीम के माध्यम से। जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उस क्षेत्र में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। ग्रीन इकोनॉमी की यहाँ पर काफ़ी बात करी गई है बजट में। तो इसके लिए EV इकोसिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के ऊपर काफ़ी चर्चा है। उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है, उससे रोजगार कैसे बढ़ेगा, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स पर बताया गया है। मतलब स्टेटमेंट, जेनरिक स्टेटमेंट थे कि इससे इंक्लूसिव होगी इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मेन जो अनाउंसमेंट था वो ये कि 280 गीगावाट सोलर पावर 2030 का गोल है, और इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा PLI स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि सोलर पैनल्स को और ज़्यादा हाई एफिशिएंसी बनाया जा सके। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे ताकि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग मिल सके। ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्लीज़ उसको आप देखिए। और इससे पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स तेज़ी से कार्बन इंटेंसिटी कम करेंगे इकोनॉमी की। जो हमारे टारगेट्स हैं अचीव हो जाएंगे, जो भी हमने ग्रीन इकोनॉमी के टारगेट्स लिए हैं। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी अनाउंसमेंट वॉज क्वाइट मेजर। तो आप बंद बैटरी लेकर कहीं पहुंचे, आपकी गाड़ी की बैटरी बंद हो गई है, उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, नई बैटरी डाल के आप अपने रास्ते आगे चल सकते हैं। इस तरह के सेंटर्स जगह जगह डेवलप किए जाएंगे जहां पर आप बैटरी अपनी स्वैप या फिर एक्सचेंज या चेंज कर सकते हैं। इससे इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पहले डिसाइड करने होंगे क्योंकि हर गाड़ी में एक जैसी बैटरी नहीं है, और अर्बन एरियाज़ में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे स्थापित होगा। तो चार्जिंग स्टेशंस के साथ साथ ये बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एक नया
एक्सपेरिमेंट होगा या एक नया अनाउंसमेंट होगा। एनिमेशन ऑफ विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी। काफ़ी शानदार अनाउंसमेंट है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी किया गया कि देश के बेरोजगार नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स काफ़ी मदद करने वाली है। इससे बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा और हमारे मार्केट्स को भी ग्लोबल डिमांड के अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। डेटा कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात करी गई। तो 5G के स्पेक्ट्रम इस साल ऑक्शन हो जाएंगे और 5G अगले साल से बड़े स्तर पर चालू हो जाएगा। 2022-23 के अंदर ही प्लान है 5G रोल आउट करने का। कुछ जगह देश में चालू हो गया है लेकिन वो ट्रायल बेसिस पर है। पूरे जोन में, पूरे राज्य में 5G अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इस साल यानी कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर में हो जाना चाहिए। 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित उपकरणों को बनाने के लिए PLI स्कीम भी अनाउंस करी गई है। भारत नेट के तहत ब्रॉडबैंड सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो काम चल रहा है उस पर कुछ जेनरिक बातें थी। तो 5% यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इसके लिए अब एलोकेट किया जाएगा और 22-23 तक और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। 25 तक ये भारत नेट प्रोजेक्ट पूरा करने की उम्मीद है। काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, ये 25 तक अब पूरा हो जाएगा। टूरिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, ई पासपोर्ट। तो डिजिटल पासपोर्ट जिसके अंदर अब एक चिप लगी होगी, इस प्रकार का ई पासपोर्ट लाया जाएगा अगले साल और इससे काफ़ी कन्वीनियंस बढ़ जाएगी यात्रियों के लिए। तो फिजिकल पेपर वाला पासपोर्ट नहीं होगा, देयर विल बी अ ई पासपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। फाइनली बजट के जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको फिर से बस यही बता रहा हूँ कि जो मेजर एक्सपेंडिचर है, जो सरकार का व्यय है, वो किन हेड्स के अंडर था। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। उसके अलावा डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। ट्रांसफर टू स्टेट्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, इनके जो बजट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा बजट एलोकेशन है। इट इज़ 3,51,851 यानी कि 3.5 लाख करोड़ का जो बजट है वो ट्रांसपोर्ट के लिए जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट में 2 लाख करोड़ का बजट है। हेल्थ में 86,000 करोड़ का बजट है जो पहले के मुकाबले ज़्यादा है, पिछले बजट्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इनमें भी एलोकेशन बढ़ा है। और डिफेंस की जहाँ तक हम बात करें तो डिफेंस का भी मैं आपको बता चुका हूँ, 8% हो चुका है। आप डिटेल देखना चाहते हैं कि किस मंत्रालय या किस सेक्टर के लिए कौन सा गया है तो आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए पेंशन 2 लाख करोड़, डिफेंस 3,85,000 करोड़। उसके अलावा एजुकेशन का ध्यान में रखिए 1,04,000 करोड़। देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ हेल्थ 86,000 करोड़, इसे भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा है 9.5 लाख करोड़। इन सबको आप टोटल कर दोगे तो यहाँ पर यह आंकड़ा आ जाएगा 39,44,909 करोड़, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख करोड़ का अगले साल का ये एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख करोड़ का है फॉर नेक्स्ट ईयर और ये उसके वेरियस हेड्स हैं। इसमें आपको एजुकेशन, हेल्थ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा याद रखने चाहिए और सबसे बड़ा लगभग 1/4 तो इकलौता इंटरेस्ट पेमेंट हो जाता है। ये वाला डेटा भी मैं आपको शुरू में दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आप पॉज करके देख सकें अगर देखना चाहते हैं तो। और ये डायग्राम भी काफ़ी अच्छा है, इसे सेव कर लेना अपने मोबाइल में या चार्ट प्रिंट करके लगा सको तो रख लेना। इसमें भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ध्यान से इसे धीरे से पॉज करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेंड्स पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, डायरेक्टली डेटा नहीं पूछा जाता। सीक्वेंस या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है तो वो वाले सवाल आप यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने जान पहचान वाले स्टूडेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर ग्रोथ विल नॉट हर्ट अस, इट विल बेनिफिट अस। और PDF आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में से जो भी चाहें ले सकते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज पर भी सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे नए बैचेस हर वेडनेसडे को बनते हैं, तो 2 तारीख से कल से नया बैच बन रहा है। EMI ऑप्शन पर भी आप ये सभी कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ का लाभ ज़रूर उठाइए, बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज़ अभी हमने स्टार्ट करी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।